नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्जाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं जी कि जीएस का महासंग्राम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। तो आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं 30 प्रश्नों का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए तो रामबाण साबित होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को इसको मन से पढ़ना है। और अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए अपने आज के प्रश्नों पर चलते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी? तो बताना है आपको कि ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी। पहला ऑप्शन है आपका डलहौजी, दूसरा है ऊटी, तीसरा है शिमला, चौथा है बगदाद। तो दोस्तों, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी वो शिमला थी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, 1864 में शिमला को ब्रिटिश सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। वर्तमान समय में शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गति का दूसरा समीकरण स्थिति और किसके बीच संबंध दर्शाता है? पहला है वेग, दूसरा है समय, तीसरा है विस्थापन, चौथा है संवेग। तो दोस्तों, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, समय के बीच। ठीक है दोस्तों, समय के बीच दूसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? पहला है ओम, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है ओम मीटर, चौथा है एम्पियर। तो दोस्तों, सब जानते हैं विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एम्पियर होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? एम्पियर। दोस्तों, एम्पियर विद्युत धारा मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। इसे ए चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक एम्पियर का मान 1 कूलाम धारा का प्रति सेकंड विस्थापन होता है। ठीक है, इसे ए द्वारा जो है डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए द्वारा। और 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 C/S। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पहला है केरल, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो केरल है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पहला। दोस्तों, भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। रबड़ का उत्पादन रबड़ के पेड़ से निकलने वाले एक चिपचिपे पदार्थ जिसे लेटेक्स कहते हैं से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रबड़ एक वर्षा वनों में पाया जाने वाला पेड़ है। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस खेल में सौरभ चौधरी ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता था? तो बताना है आपको कि सौरभ चौधरी ने किस खेल में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता था। पहला है कुश्ती, दूसरा है मुक्केबाजी, तीसरा है शूटिंग, चौथा है तैराकी। तो दोस्तों, सौरभ चौधरी भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे एक ओलंपिक खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2018 के एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो बताना है आपको कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है। पहला, वस्तु का वेग कम होता है, दूसरा वस्तु का वेग स्थिर होता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है वस्तु का वेग शून्य होता है, चौथा ऑप्शन कह रहा है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। तो बताइए धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तु का वेग
बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। जब किसी गतिमान वस्तु के त्वरण में वृद्धि होती है तो इसके फलस्वरूप उस वस्तु का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और वैशाली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः डॉट 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 बना सकता है। तो क्या बना सकता है, तो यही हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एंडोजीनस बर्ड्स, दूसरा एक चौड़ी पेप्टिक डाग्लिकैन दीवार, दूसरा एंटोटॉक्सिन्स, जो चौथा ऑप्शन है एंडोस्पोर्स। तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा एंडोस्पोर्स। ठीक है दोस्तों, एंडोस्पर्म मतलब अंतर्बीजाणु कुछ बैक्टीरिया जातियों में पाया जाने वाला एक कठोर तथा निष्क्रिय कवचनुमा ढांचा होता है। बैक्टीरिया प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं को इसी एंडोस्पर्म रूप में बदलकर लाखों वर्षों तक बचा रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? पहला है जापान, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है चीन, चौथा है कोरिया। तो दोस्तों बताना है आपको। तो दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2018 सिंगापुर में आयोजित किया गया था। विश्व शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन 8 से 12 जुलाई 2018 के मध्य सिंगापुर में किया गया। इस वर्ष आयोजन की थीम रहने योग्य एवं साधारणीय शहर रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि मार्च 2017 में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किए गए थे? तो बताना है हमें। पहला है इंदिरा बनर्जी, दूसरा है सतीश के अग्निहोत्री, तीसरा है राजेश कुमार अग्रवाल, चौथा है संजय किशन कौल। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इंदिरा बनर्जी। ठीक है दोस्तों, मार्च 2017 में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इंदिरा बनर्जी को नियुक्त किया गया। वे अगस्त 2018 तक भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तीसरी महिला जज नियुक्त होने से पहले इस पद पर कार्यरत रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 14 दिसंबर, दूसरा है 14 जून, तीसरा है 14 सितंबर, चौथा है 14 नवंबर। तो दोस्तों आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 14 सितंबर। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को होता है। 14 सितंबर 1949 के संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के उपलक्ष्य में यह दिवस आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बताना है अब हमें कि किसे सम्मानित किया गया था। पहला है राहुल गांधी, दूसरा है बेजवाड़ा विल्सन, तीसरा है लाल कृष्ण आडवाणी, चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी को। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं। ठीक है, कॉइल स्प्रिंग क्या, ऐसे ऐसे जो स्प्रिंग होती है दोस्तों, ठीक है, कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बताना है हमें। शून्य रहती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है? तो दोस्तों प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, प्रत्यास्थ किसे कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु को बल लगाकर किसी दूसरी स्थिति में पहुंचा देते हैं। ठीक है, किसी दूसरे आकार में, लेकिन जब बल हम हटाते हैं तो वो पुनः उसी आकार में आ जाती है। इसे ही प्रत्यास्थता कहा जाता है किसी वस्तु का। ठीक है दोस्तों, तो
आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती हैं। पहला है पोटेशियम और सोडियम, दूसरा है गोल्ड और सिल्वर, तीसरा है सिलिकॉन और मरकरी, चौथा है एल्युमिनियम और कैल्शियम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो हे दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। पहला है आयाम, दूसरा है समय अवधि और आवृत्ति, तीसरा है घनत्व, चौथा है गति। तो दोस्तों ध्वनि तरंग की विशेषता जो नहीं है वो है घनत्व। ठीक है, ध्वनि तरंग घनत्व पर निर्भर नहीं करती। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनें। पहला है रबड़, दूसरा है कॉपर, तीसरा है मानव शरीर, चौथा है ग्रेफाइट। तो दोस्तों विद्युत चालकता किस में हो सकती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने। यानी कि विद्युत चालक तीन चीज़ें जो हैं उसमें विद्युत चल सकती है लेकिन एक में नहीं चल सकती। तो किस में नहीं चल सकती वही हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों रबड़ जो है ना, रबड़ में विद्युत चालकता नहीं होती है। ठीक है, रबड़ जो है विद्युत का कुचालक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है वेग, दूसरा है मुक्त पतन, तीसरा है आवेग, चौथा है जड़त्व। तो दोस्तों जड़त्व के कारण। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि पेड़ की पत्तियों को हम हिलाया जाए तेजी से तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह जड़त्व के कारण होता है। क्यों, क्योंकि जड़त्व की परिभाषा होती है कि जो जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। पहला है विस्थापन, दूसरा है संवेग, तीसरा है वेग, चौथा है बल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप लोग। तो दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वेग। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। पहला है नागपुर, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है वाराणसी, चौथा है नई दिल्ली। तो दोस्तों साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत की नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि धातु अपने वास्तविक स्थिति में डॉट 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 विद्यमान होती है, किस रूप में विद्यमान होती है हमें यह बताना है। पहला है गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में, दूसरा है अन्य धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में, तीसरा है मुक्त स्थिति में, चौथा है कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में। तो दोस्तों धातु अपने वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में उपस्थित होती है, विद्यमान होती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तैराकी का प्रसिद्ध चैंपियन है। पहला है गगन नारंग, दूसरा है मीराबाई चानू, तीसरा है दीपिका कुमारी, चौथा है संदीप सेजवाल। तो दोस्तों संदीप सेजवाल जो है वो तैराकी का प्रसिद्ध चैंपियन खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भार का गुण नहीं है। पहला है ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, दूसरा यह मोटी सामग्री को विघटित कर देते हैं, तीसरा यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, चौथा यह फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं। तो दोस्तों भार का गुण जो नहीं है वो ये है कि ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भार जो है पानी में हाइड्रोजन आयन नहीं उत्पन्न करते। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक परमाणु है। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है आर्गन, तीसरा है गंधक, चौथा है ऑक्सीजन। तो दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्गन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपके 22वें क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है। पहला है हाइलोजन, दूसरा है कैंसरजनक, तीसरा है लेंथेनाइड, चौथा है एक्टिनाइड। तो दोस्तों आवर्त सारणी का हिस्सा जो नहीं है वो है कैंसर।
ठीक है, कैंसर जनक। बाकी ये 3 हैलोजन, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये तीनों आवर्त सारणी के हिस्से हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में साइटोकिनिन का क्या कार्य होता है। पहला, कोशिकाओं को लंब रूप में पनपने में प्रेरित करता है। दूसरा, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तीसरा है वृद्धि में बाधा डालता है। चौथा है तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना है। तो दोस्तों साइटोकिनिन जो है ना वो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है असमान या भिन्न को पहचाने। पहला है ओडिसी, दूसरा है कथकली, तीसरा है हिप हॉप, चौथा है भरतनाट्यम। तो दोस्तों इसमें अलग कौन सा है हमें वो बताना है। तो 3 जो है वो किसी राज्य के लोक नृत्य हैं, लेकिन एक जो है वो नहीं है। तो कौन नहीं है? हिप हॉप। हिप हॉप जो है वो किसी राज्य का लोक नृत्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉट 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 यह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 21 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 84 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 83 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश ये आपका सही हो जाएगा। इसी पर जो है भारत का मानक समय है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्योंगचांग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था। पहला है दक्षिण कोरिया, दूसरा है ग्रीनलैंड, तीसरा है अलास्का, चौथा है स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों प्योंगचांग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2018 का शुरू जो आयोजन था वो दक्षिण कोरिया में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? दक्षिण कोरिया में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 32%, दूसरा कह रहा है 22%, तीसरा है 42%, चौथा है 35%। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का जो प्रतिशत है वो 22% है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा निकल कर सामने आया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बैंकों के आंतरिक नियंत्रण को सुधारने हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 अप्रैल 2018 तक सभी बैंकों को क्या करने के लिए कहा है। ठीक है, पहला है स्विफ्ट को अपने मूल बैंकिंग समाधान से जोड़ने के लिए। दूसरा है आरटीजीएस को उनके कोर बैंकिंग समाधान के साथ जोड़ने के लिए। तीसरा है अपने मूल बैंकिंग समाधान के साथ एनएफटी को जोड़ने के लिए। चौथा है एमआईसीआर को। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्विफ्ट को अपने मूल बैंकिंग समाधान से जोड़ने के लिए कहा गया है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन चूर्ण प्रवार यानी कि मोलास्का संघ से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है घोंघा, दूसरा है कैटन, तीसरा है ऑक्टोपस, चौथा है एंटीडोन। तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, एंटीडोन। ठीक है, तो दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों हमारे 30 प्रश्न। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और एक बार फिर से बताना चाहेंगे दोस्तों कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों नीचे रेड कलर का बेल आइकन सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पर सेट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और एग्ज़ाम क्रैक पवनपाल एक बहुत बड़ा परिवार बन सके। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए मैथ की क्लास भी इस पर चल रही है, जीके की भी क्लास चल रही है, तो पूरी तैयारी आप लोगों की कराई जा रही है। और दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम अब जो है
जुलाई से होने वाले हैं, तो अब टाइम नहीं बचा है, जुड़ जाइए अपने सफलता को हासिल करने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ जो है अब हम चलते हैं, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।